लाइफ तो बड़ी जिद्दी होती है। जहां हम सोच भी नहीं सकते, वहां भी ये अपना रास्ता बना लेती है। येलोस्टोन के उबलते हुए पानी के सोतों से लेकर एंटार्कटिक के ठंडे समुद्र तक लाइफ हर जगह पनपती है। इन खतरनाक जगहों पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये वो क्रीचर्स हैं जो ऐसी जगह सर्वाइव कर सकते हैं जहां और कोई नहीं कर सकता। कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स तो इतनी गर्मी में भी आराम से रहते हैं जहां पानी भी उबल जाता है। कुछ को ठंड पसंद है, इतनी ठंड जहां सब कुछ जम जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो तेजाब या नमक वाली जगह पर भी रह लेते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स हमें बताते हैं कि धरती के अलावा भी लाइफ हो सकती है। अगर लाइफ धरती के सबसे खतरनाक जगहों पर रह सकती है, तो क्या वो मार्स या जुपिटर और सैटर्न के ठंडे चांद पर नहीं रह सकती? एक्सट्रीमोफाइल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है अगर हमें एलियन लाइफ ढूंढनी है। धरती पर लाइफ की लिमिट्स को समझकर हम स्पेस में और अच्छे से लाइफ ढूंढ पाएंगे। हम ऐसी ही जगह और अनुकूलन ढूंढ सकते हैं जहां लाइफ हो सकती है, जैसी हम जानते हैं या फिर जो हम अभी तक जानते ही नहीं। जब हम धरती के अलावा लाइफ ढूंढते हैं, तो हम ऐसे प्लैनेट्स ढूंढते हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो। ये वो जगह होती है जहां टेम्परेचर इतना सही होता है कि प्लैनेट की सरफेस पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। लेकिन सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से पता चलता है कि प्लैनेट का टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गर्मी को ट्रैप करते हैं और प्लैनेट को गर्म रखते हैं। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ तो प्लैनेट जम जाएगा और ज्यादा हुआ तो जल जाएगा। धरती का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसेस जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एक अच्छा बैलेंस है। इसी बैलेंस की वजह से यहाँ लाइफ इतने सालों से चल रही है। लेकिन इंसान अपनी एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी बदलाव ला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ा रहे हैं और प्लैनेट को गर्म कर रहे हैं। अगर हमें लाइफ ढूंढनी है, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी प्लैनेट के हैबिटेबल होने में उसके एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है। यह हमें यह भी बताता है कि अपने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को क्लाइमेट चेंज से बचाना कितना जरूरी है। वीनस, जो धरती का सबसे नजदीकी प्लैनेट है, हमें यह बताता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता गया तो क्या होगा। हालांकि साइज और बनावट में वीनस धरती जैसा ही है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत घना और जहरीला है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। ये घना एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा, लेड भी पिघल जाए। वीनस एक जलता हुआ गोला है, जो बताता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अनियंत्रित हो जाए तो क्या हो सकता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि वीनस पर कभी पानी के समुद्र रहे होंगे, बिल्कुल धरती की तरह। लेकिन अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो शायद ज्वालामुखी विस्फोट या सूरज की किरणों में बदलाव की वजह से हुआ होगा, ने वीनस को आज का विनाशकारी प्लैनेट बना दिया है। सारे समुद्र उबलकर खत्म हो गए और पीछे रह गया एक सूखा और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ प्लैनेट। वीनस हमें याद दिलाता है कि प्लैनेट के क्लाइमेट का बैलेंस कितना नाजुक होता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि किन कारणों से प्लैनेट पर अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। मार्स को टेराफॉर्म करने का आइडिया, यानी लाल ग्रह को रहने लायक बनाने का आइडिया, हमेशा से साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन लिखने वालों को एक्साइट करता रहा है। हालांकि ये अभी भी कल्पना ही है, लेकिन टेराफॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हम किसी प्लैनेट के एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। एक तरीका ये बताया जाता है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी जाएं, ताकि वो गर्मी को ट्रैप कर सकें और प्लैनेट को गर्म कर सकें। इससे पोलर आइस कैप्स पिघल सकते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज हो सकता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट और BRH सकता है। समय के साथ मार्स को धरती जैसा बनाया जा सकता है। हालांकि मार्स को टेराफॉर्म करने में बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल और एथिकल चैलेंजेस हैं। इस प्रोसेस के लिए बहुत एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत होगी
और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके अलावा किसी दूसरे प्लैनेट को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने के एथिकल इंप्लीकेशंस भी बहुत गंभीर हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद टेराफॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट हमें अपने प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम को समझने में मदद करता है। टेराफॉर्मिंग के तरीकों और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करके हम धरती के क्लाइमेट के डेलिकेट बैलेंस और अपने एक्शंस के इम्पैक्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। पेलियोक्लाइमेटोलॉजी यानी पास्ट क्लाइमेट्स की स्टडी हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढने में बहुत मदद कर सकती है। एंशिएंट आइस कोर्स, सेडिमेंट लेयर्स और फॉसिल्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट्स लाखों साल पहले के धरती के क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं, आइस एजेस के बारे में जब पूरी कॉन्टिनेंट्स बर्फ में दब गई थी, और ऐसे गर्म पीरियड्स के बारे में जब पोल्स के पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हुआ करते थे। पास्ट क्लाइमेट शिफ्ट्स और लाइफ पर उनके इम्पैक्ट को स्टडी करके हम दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए ये समझना कि कैसे धरती पर लाइफ ने खुद को एक्सट्रीम वार्मथ या कोल्ड के हिसाब से ढाला है, हमें ऐसे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढने में मदद कर सकता है जहां का हिस्ट्री धरती जैसा रहा हो। इसके अलावा धरती पर पास्ट क्लाइमेट चेंज के कारणों को स्टडी करके हम ऐसे प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन पर ऐसे ही ट्रांजिशन होने का खतरा हो। पेलियोक्लाइमेटोलॉजी हमें याद दिलाती है कि धरती का क्लाइमेट स्थिर नहीं है। ये पास्ट में बहुत बदला है और फ्यूचर में भी बदलता रहेगा। इन चेंजेस और उनके कारणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने प्लैनेट की लॉन्ग टर्म हैबिटेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकें और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ सकें। जब हम अंतरिक्ष एक्सप्लोर करते हैं और धरती के अलावा लाइफ ढूंढते हैं, तो हमें अपने प्लैनेट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए। एलियन लाइफ की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि हम यूनिवर्स में अपनी जगह जानना चाहते हैं। हालांकि इस एक्सप्लोरेशन के साथ हमें प्लैनेटरी स्टुअर्डशिप का भी ध्यान रखना होगा। वही साइंटिफिक टूल्स और नॉलेज जो हमें दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी करने में मदद करते हैं, हमें यह भी बताते हैं कि इंसान धरती के क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स को कितना प्रभावित कर रहे हैं। सबूत साफ हैं। हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, बर्फ पिघल रही है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा बार और तेज हो रहे हैं। ये चेंजेस इंसानों और प्राकृतिक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे जैसे हम दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमें खुद को भी देखना होगा और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। इसे आई के सारे है। धरती के अलावा लाइफ ढूंढना असल में खुद को ढूंढना है। ये इस बात का पता लगाना है कि इस विशाल यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। क्या हम अकेले हैं या किसी और बड़ी चीज का हिस्सा हैं? ये कोशिश हमें लाइफ के नेचर, प्लैनेट्स के एवोल्यूशन और हैबिटेबल वर्ल्ड्स को गवर्न करने वाले नाजुक बैलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और अनजान जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि एलियन लाइफ की खोज हमें अपने प्लैनेट की महत्ता और नाजुकता की याद दिलाती है। इस विशाल स्पेस में धरती एक फीके नीले बिंदु की तरह है, एक छोटा सा जीवन का नखलिस्तान इस बंजर यूनिवर्स में। धरती और अंतरिक्ष दोनों को स्टडी करके हम सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने प्लैनेट को सुरक्षित रखने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे से समझ पाते हैं। धरती के अलावा लाइफ की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक परस्यूट नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव जो हमें यूनिवर्स में हमारी जगह और अपने घर को प्रोटेक्ट करने के अपने फर्ज की याद दिलाता है। के